गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। सीईटी का कल रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले उनको ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं जिन्होंने सीईटी में अच्छा स्कोर किया है। और अब हमें एनर्जेटिक होना है और हमारे गोल पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब सीईटी का रिजल्ट आ चुका है इसका मतलब हमारी एक उम्मीद कि आगे वैकेंसीज आने वाली है। और आगे आने वाली वैकेंसीज में जहाँ पे भी साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस होगा वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको कोई टॉपिक साइंस का आप करना चाह रहे हैं तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी डिमांड पे हम उस टॉपिक को पहले करवाएंगे। और वैसे ही हम जो भी आगे वैकेंसी आएगी जहाँ साइंस सब्जेक्ट आएगा वहाँ हम अपना सिलेबस पूरा करवाएंगे इस चैनल पे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और आपके साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और साथ में ही बहुत जल्दी सेंटर में सीटेड होने वाला है, तो सीटेड के लिए भी सेकंड लेवल में साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके संदर्भ में भी हम हमारे चैनल पे सिलेबस करवाएंगे। तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम जो हमारी क्लासेस में पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, जहाँ हमने कोशिका के चैप्टर के अंदर एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिए थे, दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिए थे। और आज जो हमें क्लास स्टार्ट करनी है वो करनी है कोशिका के झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइए अपनी क्लास में और स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो हमने जो पढ़ा था तो देखा था कि कोशिका के झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो कोशिका के झिल्ली रहित कोशिकांग में हमें दो कोशिकांग के नाम याद रखने हैं, एक राइबोसोम और एक तारकाय, जिसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तो बात करते हैं राइबोसोम के ऊपर। तो राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है, जिसके बाहर किसी भी प्रकार की कोई लेयर नहीं पाई जाती है। अब राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा किसने था? तो राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो खोज पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, आप इसको इंपोर्टेंट करके जरूर याद रखिएगा। इसकी खोज करने वैज्ञानिक थे पेलाडे। ठीक है, इसकी खोज करता थे पेलाडे, लेकिन सर्वप्रथम इसको देखा किसने था? रॉबिन्सन ने। फिर बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या है। हमने जितने भी कोशिकांग पढ़े हैं सबके हमने उपनाम भी पढ़े हैं। तो राइबोसोम की यदि हम बात करें तो राइबोसोम का उपनाम होता है प्रोटीन की फैक्ट्री, या इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। और ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। क्यों कहते हैं वो आप सबको जब हमने अंत्यप्रतिवी जालिका पढ़ी थी तब हमने आपको बताया था। पहले लिख लेते हैं ऐसे प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिका का इंजन। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। और प्रोटीन का निर्माण करता है इसका मतलब प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने के कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिका का इंजन कहते हैं। कोशिका का इंजन क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या कार्य करता है, हमारे शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है ना, शरीर की जो वृद्धि होती है या टूटे फूटे अंगों की जो मरम्मत होती है वो प्रोटीन के कारण ही होती है। और उसी वजह से इसको कोशिका का इंजन कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से सारे अंग भी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हुआ? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब बात करते हैं कि राइबोसोम जो है क्या मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। और उसी के आधार पे हम डिफरेंस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो बात करते हैं राइबोसोम के टाइप्स पे कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। अगर राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो आप लोगों ने मेनली अभी तक दो ही प्रकार पढ़े हैं, जबकि राइबोसोम के अगर देखा जाए सही तरीके से तो तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है 70S प्रकार के राइबोसोम, फिर सेकंड होता है 80S प्रकार के राइबोसोम। यहाँ तक सबने पढ़ रखा होता है, क्योंकि गाइड्स में भी जो आप लाते हो उन गाइड में भी 70 और 80 प्रकार के राइबोसोम के बारे में ही बताया होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रकार है 55S प्रकार के राइबोसोम।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एस का मीन्स क्या है ना। एस का मीन्स होता है ये एक स्वेडवर्ग नियतांक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके आधार पे ही राइबोसोम को छोटा या बड़ा बताया गया है। अब छोटा या बड़ा इसकी साइज के आधार पे नहीं बताया। नॉर्मली हम क्या है किसी चीज की साइज को देख के या उसकी लेंथ को देख के बताते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, लेकिन राइबोसोम के मैटर में इसका मतलब ये इस तरीके से छोटा या बड़ा नहीं है। आप इसको ऐसे समझना, मान लो कि आपने 2 पानी की ग्लासेस ली है और उसमें आपने 2 कंकर गिराए हैं, ठीक है। अब कोई कंकर जो सबसे पहले नीचे चला गया, मतलब वजन में भी भारी है, ठीक है ना, और जो सबसे पहले नीचे गति करके जो सबसे पहले गया है वो बड़ा कहलाएगा, और जिसको आपने डाला वो बहुत धीरे धीरे गति करते हुए नीचे जा रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, ये तो छोटा है या इसकी गति कम है। उस आधार पे राइबोसोम को छोटा या बड़ा कहा गया है। क्लियर हुई ये बात। तो ये स्वेडवर्ग नियतांक जो है ना, उसके उसी प्रकार को भी बताता है कि 70 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो छोटे आकार के हैं, और जो 80 प्रकार के राइबोसोम हैं वो बड़े आकार के। क्लियर हुई ये बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो 70 प्रकार के राइबोसोम है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और 80 प्रकार के राइबोसोम है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और 55 प्रकार के राइबोसोम ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें 70 प्रकार की, तो सबसे पहले तो हम इसकी सब यूनिट जो होती है उनको देख लेते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये खुद जो है वो 2 छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो 70S राइबोसोम की छोटी 2 उप इकाइयां कौन सी हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो इसकी पहली छोटी उप इकाई होती है 30S प्रकार, और दूसरी छोटी उप इकाई होती है 80S प्रकार। अब कभी कभी प्रश्न में कंफ्यूजन क्या होता है, हम इनको टोटल कर लेते हैं कि 50 और 30 या 50 और 20 ये मिलके 70, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनकी उप इकाइयों को आपको ध्यान रखना है। 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो 30S और 50S से मिलकर बने होते हैं, मतलब इसकी 2 उप इकाइयां। 80S की यदि हम बात करें तो 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं इसकी एक इकाई होती है 40S और एक होती है 60S, ठीक है। 55S प्रकार की यदि हम बात करें तो इसकी एक उप इकाई होती है 35S और एक उप इकाई होती है 25S। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि ये उप इकाई का क्या मैटर है। भाई हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये 70 प्रकार के छोटे होते हैं, 80 प्रकार के बड़े आकार के होते हैं, तो फिर इनको सब डिवीजन में क्यों डिवाइड किया है तो बात को समझिएगा। राइबोसोम जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर स्वतंत्र रूप से तो छोटी उप इकाई में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन जब वो प्रोटीन का निर्माण करने वाला होता है उस समय क्या होता है कि मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण ये अपनी 2 उप इकाइयों को जोड़कर अपना एक संपूर्ण रूप बनाता है। कहने का मतलब, अगर मैं प्रश्न पूछूं कि कोशिका द्रव्य में किस प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ऑप्शन में हो 70S, 80S, 55S और एक हो 35S, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि अगर बात करें कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य में सबसे पहले ये स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर ये अपने संपूर्ण रूप में कभी प्रेजेंट नहीं होता है। ये सबसे पहले अपनी छोटी उप इकाई में होता है। जैसे अगर हम 55S की बात करें तो इसकी छोटी उप इकाई 35S, 25S है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने वाला होता है तो उस समय मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ गई है, ये 30S और ये 50S, ये दोनों उप इकाई आपस में जुड़ गई, तो अब ये संपूर्ण रूप से 70S प्रकार का राइबोसोम हुआ। क्लियर हुआ। ऐसे ही इसकी देख लेते हैं कि ये 40S और ये 60S उप इकाई, ये पहले दोनों अलग अलग होती है, लेकिन जब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है तो ये छोटी उप इकाई और ये बड़ी उप इकाई आपस में जुड़ जाती है और पूरी तरीके से 80S प्रकार के राइबोसोम का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये चीजें आपको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं ना। 70S प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाएंगे, 80S प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाएंगे, है ना, और 55S प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं 70S प्रकार के राइबोसोम की, तो 70S प्रकार के राइबोसोम इनकी उपस्थिति की यदि हम बात करें तो इनकी उपस्थिति अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं बिल्कुल डिटेल से इसके बारे में कि ये 70S प्रकार के राइबोसोम कहाँ होते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद जो मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी बताया है उसको हम जरूर नोट डाउन करेंगे क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है हमारे लिए। चलिए बात कर रहे थे हम 70S प्रकार की। तो सबसे पहले जो हम प्रकार देख रहे हैं इसके राइबोसोम के,
अगर मैं बात करूं 70S प्रकार की, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आकार में छोटे होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका हम डिफरेंस करेंगे बाद में इस चैप्टर के एंड में, तो हम लाइटली एक डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिकाएं होती है जो बिल्कुल छोटी होती हैं, जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते ना, जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती है जिनको आप खुली आंखों से देख सकते हैं ना। तो अब बात करते हैं कि जब कोशिका खुद ही छोटी है तो इसके अंदर राइबोसोम की इकाइयां भी क्या होगी, छोटी होगी। तो इसके अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, पढ़ा ना। उसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए उसके बाद बात करें तो ये हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो 70 प्रकार की जो राइबोसोम है वो कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं वो हमने देख लिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवण में। नेक्स्ट बात करते हैं हम 80S प्रकार की। तो ये 80S प्रकार की जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम की यदि हम बात करें तो जो ये 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। अब कोशिका अगर कंपैरिजन करें तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी होती है, तो आपको ऐसे भी इजीली याद रह जाएगा कि बड़ी कोशिका है तो बड़े राइबोसोम पाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका क्यों कहा गया था वो हमने पढ़ा था, क्योंकि उसकी सतह पे ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और उसी की वजह से वो खुरदरी दिखाई देती है ना। तो नेक्स्ट कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या इसको आप यूं लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि RER, है ना, खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका पे। तो 80 इस प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 55S प्रकार की। अब ये जो 55S प्रकार के है ना, ये मानव माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये जो 55S प्रकार के राइबोसोम है वो मानव के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ पे सबका। चलिए तो हमने राइबोसोम के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले ली है कि इसको सर्वप्रथम रॉबिन्सन ने देखा, इसकी खोज पेलाडे ने की। इसका उपनाम होता है प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का इंजन। प्रोटीन कार्य क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कोशिका के जितने भी अंगों को प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो किससे लेंगे, राइबोसोम से लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं, 70S, 80S और 55S प्रकार के। प्रत्येक राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती है। 70S प्रकार की हमने 2 उप इकाई के बारे में पढ़ लिया था। 30S और 50S उप इकाई होती है। 80S प्रकार की जो है उसकी 40 और 60S प्रकार की होती है। 55S जो है उसकी 25 और 35 होती है। क्लियर है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने देख लिया 70 प्रकार के राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 80 प्रकार के राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 55 प्रकार के राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक बात जो हमें याद रखनी है, ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिका होता है ना, कोशिका का सबसे छोटा कोशिका, कोशिका का सबसे छोटा कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। और एक लाइन और लिख सकते हैं आप कि ये बने किसके होते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करता है तो ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना, आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए तो ये राइबोसोम के बारे में क्लियर हुआ अपना, ये हमने राइबोसोम पढ़ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम हमारा झिल्ली रहित कोशिकांग पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए अब राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा कोशिका झिल्ली रहित जो कोशिकांग है वो है तारकाई सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि सेंट्रोसोम जो है वो होता कहाँ पे है ना, कोशिका द्रव्य के अंदर ये कहाँ पे होता है, क्या ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये दिखाई कैसा देता है ना। तो कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के पास में बिल्कुल तारे समान की संरचना होती है ना, लाइक कुछ इस टाइप का ये होता है। तो ये तारे समान जैसी संरचना होती है वो होता है सेंट्रोसोम, बिल्कुल केंद्रक के पास में होता है।
अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारी गाइड्स में, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। 99% तो ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन ये 1% पादप कोशिकाओं में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन कौन सी पादप कोशिकाओं में? सभी पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ उन पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है जो छोटे जो पादप होते हैं ना उनके अंदर, है ना। जो बहुत बड़े बड़े पादप होते हैं उनमें नहीं होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। जो छोटे छोटे पादप होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो होता तो दोनों में ही है, लेकिन अधिकांश से मतलब 99% ये जंतु कोशिका में ही होता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि जो सेंट्रोसोम है, तारकाय है, ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, पादप कोशिका में ये छोटे पादपों में तो पाया जाता है, लेकिन बड़े पादपों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो तारकाय आपको बता दिया है कि कैंडी के पास तारेनुमा संरचना होती है, जंतु कोशिका की हम बात कर रहे हैं। और इसकी खोज की थी टी बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने, और इसको नाम दिया था बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने। और इसका मेन कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना, ठीक है। तो तारकाय का कार्य कोशिका विभाजन करना। अब ये कोशिका का विभाजन कैसे करता है? ये जो तारकाय होता है ये खुद जो है दो तरकु तंतुओं से मिलकर बना होता है ना। ये दो तरकु तंतुओं से मिलकर बना होता है, ये तरकु तंतु ही है जो कोशिका विभाजन करते हैं। क्लियर हुई ये बात भी? चलिए, अब कोशिका विभाजन करता है। अब कोशिका विभाजन से होता क्या है? हम कहते हैं ना कि एक कोशिका है जो दो कोशिकाओं में टूट गई, विभाजित हो गई है। ऐसा नहीं होता है कि कोशिका विभाजित हो गई और वो टूट गई है। हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो कोशिका विभाजित हुई है और इससे दो नई कोशिका बनी है, तो इसका मतलब ये तो कोशिका का निर्माण हुआ, एक तरीके से कोशिका की वृद्धि हुई। तो कोशिका विभाजन क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? कोशिकाओं की वृद्धि करता है। क्लियर हुई ये बात? हम समझते हैं कि टूट गई है तो इसका मतलब वो वेस्ट हो गई। जैसे हम कहते हैं कि कांच का टुकड़ा था, टूट गया, यानी पूरा कांच का टुकड़ा छोटे टुकड़े हो गए, अब ये काम के नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कोशिका के मैटर में यदि हम बात करें तो कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इससे शरीर के अंदर कोशिकाओं की वृद्धि होती है। क्लियर है? अब एक चीज और समझनी है आपको। हम बात करते हैं मानव शरीर की यकृत की, है ना। तो यकृत के लिए, लीवर के लिए कहा जाता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन की क्षमता होती है ना। अब उसमें सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ये सेंट्रोसोम है वो लीवर के अंदर ही कोशिका विभाजन का कार्य ज्यादा करता है। तो वो नई कोशिकाएं बनाता रहता है, तो उसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। बात करें हमारे ब्रेन की, तो मानव की मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क कोशिकाओं में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब एक चीज और समझना, अभी हमने बात की ना लीवर के बारे में कि भाई कोशिकाओं का निर्माण करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, इसलिए उसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। अब अगर मान लो कि ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन कर दे, तो इससे क्या होती है? बहुत ज्यादा कोशिकाएं बढ़ जाती है और फिर हम कहते हैं कि कैंसर हो जाता है। होता है ना। कैंसर क्या है? कोशिकाओं की अति आवश्यकता वृद्धि हो गई ना, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो फिर मानव ब्रेन में कैसे कह सकते हैं हम कि वहां पे भी ब्रेन ट्यूमर होता है? वो कैसे होता है जब हम, अभी मैंने जस्ट बोला है कि मानव के मस्तिष्क में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता, मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इट मींस कि न्यूरॉन जो होती है कोशिका, उसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो फिर वहां ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है? तो वहां पे भी समझना कि 99% तो ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट है ही नहीं वहां पे। लेकिन वहां पर एक अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे गिलियन कोशिकाएं कहती हैं। और वो गिलियन कोशिका जो होती है ना, उस गिलियन कोशिका के अंदर ये सेंट्रोसोम होता है। गिलियन कोशिका, ठीक है। ये जो गिलियन कोशिकाएं होती हैं, इन गिलियन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और वही सेंट्रोसोम जब अति आवश्यकता से कोशिका विभाजन करता है, तो फिर सिचुएशन बनती है ब्रेन ट्यूमर की। तो ये क्लियर हुआ आपका कि कैंसर क्यों होता है मानव शरीर के अंदर? क्योंकि ये जो तारकाय है, ये कोशिका का विभाजन एक्सिस मात्रा में कर देता है। उसकी वजह से बहुत नई कोशिकाएं बन जाती है, मतलब बहुत ज्यादा कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, और उसकी वजह से क्या बन जाता है? ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। और ब्रेन के अंदर यानी न्यूरॉन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो गिलियन नामक कोशिका होती है उसके अंदर ये सेंट्रोसोम होता है, और फिर वो करता है ब्रेन ट्यूमर। चलिए, ये तो एक जनरल नॉलेज की बात थी जिसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन करता है। अब हम इसके लिए लिखेंगे कि ये कोशिका विभाजन कैसे करता है ना। तो आपको ये लिखना है कि ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम स्वयं दो टर्कु तंतुओं से, जिनको सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है, दो टर्कु तंतुओं से मिलकर बना होता है, जो कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई
कि तर्कु तंतुओं को बनाते हैं और उसकी वजह से कोशिका विभाजन होता है। अब एक प्रश्न माइंड में ये भी आता है कि हमने बात करी कि छोटे जो पादप होते हैं उनमें तो ये सेंट्रोसोम्स पाया जाता है, तो वहाँ कोशिका विभाजन हो जाता है ना, लेकिन जो बड़े पादप है वहाँ सेंट्रोसोम नहीं, तो वहाँ कोशिका विभाजन कैसे होता है? तो वहाँ कोशिका विभाजन एक कोशिका पट्टी होती है कोशिका के अंदर, उस कोशिका पट्टी जब वो बनती है तो उस कोशिका पट्टी के कारण वहाँ कोशिका विभाजन होता है। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए, ये बात कर ली हमने साइटोसोम की। तारकाय जो है वो जंतु कोशिका में, आप यहाँ लिख सकते हैं, अधिकांशतः जंतु कोशिका में प्रेजेंट। अधिकांशतः जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, अधिकांश जंतु कोशिका में पाया जाता है। और लिख सकते हैं 1% छोटे पादपों में भी उपस्थित होता है, ठीक है, छोटे पादपों में भी उपस्थित होता है। फिर बात करते हैं हम कि एक इसका मेन कार्य और जो जिसपे प्रश्न भी बना हुआ है, तो वो है कि शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी कौन करता है? ये सेंट्रोसोम ही करता है ना। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करेगा? ये सेंट्रोसोम ही करेगा। क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया है तारकाय, सेंट्रोसोम, यानी जो कोशिका के झिल्ली रहित कोशिकाएं थे दो, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब कोशिका के कुछ अलग अंग और होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं कोशिका के अंगों के बारे में नेक्स्ट है ना। तो अब ऐसे अंगों के बारे में पढ़ना है जिनमें गति मतलब जो कोशिका को गति प्रदान करते हैं ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने झिल्ली रहित कोशिकाएं तो पढ़ लिए हैं, राइबोसोम और तारकाय। अब उसके आगे हमें दो इन कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ना है जो कोशिका को गति प्रदान करने वाले होते हैं। उन दो कोशिकाओं में सबसे पहले नाम होता है पक्षमाप यानी सीलिया, और दूसरा है कशाप यानी फ्लैजिला। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं ना। पक्षमाप और सीलिया जो है वो जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, यानी कि पादप कोशिका में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि पक्षमाप क्या कार्य करता है और कशाप क्या कार्य करते हैं। बात करते हैं पक्षमाप जो होते हैं वो आकार में किस प्रकार के होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। और आकार में छोटे हैं तो इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। किसी कोशिका के अंदर इनका आकार जितना छोटा होता है उतनी ही संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। बात करें कशाप की, तो कशाप जो है वो आकार में बड़ा होता है और संख्या में कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आपने 11th-12th में डिसेक्शन किए होंगे, तो 11th-12th में हमें पढ़ाया जाता था पैरामीशियम यूग्लिना के बारे में, है ना, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब आपने पैरामीशियम की स्लाइड बनाई होगी तो उस स्लाइड में आपने देखा होगा कि पैरामीशियम के बाहर जो ये रेशेदार संरचनाएं होती हैं, ये जो रेशेदार संरचनाएं दिख रही है, ये रेशेदार संरचना ही क्या कहलाती है? पक्षमाप, या जिसे कहते हैं सीलिया। और ये क्या कार्य करते हैं? ये इस पैरामीशियम को गति प्रदान करते हैं ना। इसके शरीर में गति कैसे होती है? इन पक्षमापों की वजह से शरीर के अंदर गति होती है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है कि जैसे ये जल में रहने वाले जीव हैं, तो जल के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, उनको शरीर के अंदर मतलब अवशोषित करना, वो किसके द्वारा करते हैं? वो कार्य भी पैरामीशियम जो है वो इन पक्षमाप के द्वारा ही करता है ना। जल में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य भी जो ये पैरामीशियम है वो अपने पक्षमाप के द्वारा करता है। तो बात क्लियर हुई। जो ये पक्षमाप है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, उसका मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया है। और जंतु कोशिका में ये गतिशीलता में भी सहायक होता है और साथ ही साथ अवशोषण करने का कार्य करता है। अवशोषण किनका? पोषक पदार्थों का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। नेक्स्ट बात करते हैं हम कशाप की। कशाप जो होते हैं वो बड़े आकार का होता है लेकिन संख्या में कम होता है। लाइक जैसे आपने यूग्लिना की भी स्लाइड बनाई होगी, तो यूग्लिना में आपने देखा होगा कि एक ही होता है संख्या के अंदर ये, और ये बड़े आकार का होता है। अब ये क्या कार्य करता है? ये केवल शरीर को गति प्रदान करता है, यानी ये अवशोषण का कार्य नहीं करता है ना। ये यूग्लिना के शरीर पर अगर उपस्थित है तो ये उसको जल के अंदर गति प्रदान करने का कार्य तो करेगा, लेकिन वहां से पोषक पदार्थों के अवशोषण का कार्य कशाप का नहीं होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है जैसे यूग्लिना हुआ, बैक्टीरिया हुआ। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आई। ये दोनों कोशिका के कैसे अंग हैं? ये दोनों कोशिका में कोशिका को गति प्रदान करने वाले अंग होते हैं, केवल जंतु कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। दोनों में हमने डिफरेंस देख लिए हैं।
साथ ही साथ में जैसे आपको एक ट्यूबलिन का एक उदाहरण और देती हूँ। शुक्राणु होता है ना, तो शुक्राणु की स्पीड कैसे होती है, शुक्राणु की गति कैसे होती है, देखा है ना आपने, शुक्राणु में पूंछ होती है पीछे, तो वो एक तरीके से क्या है, कशाभी है उसकी, है ना। तो शुक्राणु को भी गति प्रदान करने वाला कौन होता है, कशाभी होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो चलिए, ये कोशिका के हमने सभी कोशिकाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से पढ़ी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी जानकारी, हम पहले सभी इन अंगों का एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा था केंद्रक न्यूक्लियस, है ना। उस न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र के बारे में हम ज्यादा डिटेल से अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी, जहां हम गुणसूत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए जीन्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी गुणसूत्र के बारे में भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लेंगे गुणसूत्र, या जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र सबसे पहली चीज तो कहाँ पाए जाते हैं, सबको अच्छे से मालूम है, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो पहली बात है कि इसकी खोज किसने की है ना, तो इसकी खोज की थी नेगेली नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम कि गुणसूत्र जो है वो कहाँ उपस्थित होते हैं, तो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं। फिर बात करते हैं, अगर केंद्रक में प्रेजेंट है, तो अब इस केंद्रक के अंदर ये जो गुणसूत्र है, अब जब हम इस गुणसूत्र को पूरा खोल के देखते हैं ना, मतलब जब हम डिसेक्शन करते हैं या स्लाइड वगैरह बनाते हैं तब देख सकते हैं, अपन खुली आंखों से इसको खोल के नहीं देख सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर डीएनए, आरएनए और जीन्स प्रकट जीन होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अब गुणसूत्र की संरचना अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होता है, एक्स के आकार से होती है ना, उस प्रकार के ये गुणसूत्र होते हैं। अब वैसे तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, जैसे मध्य केंद्र के भी होते हैं, परिधि वाले भी होते हैं, तो वो हम जब गुणसूत्र को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ मोटे तौर पर हमें एक बात क्या करनी है कि गुणसूत्र प्रेजेंट है। तो अगर मानव के अंदर बात करें, तो मानव शरीर के अंदर अगर हम पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों में गुणसूत्र कितने, पहले तो ये चीज कि गुणसूत्र होते कितने प्रकार, मतलब कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शरीर के अंदर गुणसूत्र कितने जोड़ी के होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, अब ये जोड़ी में क्यों है ना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मानव के शरीर को अगर आप ध्यान से देखो तो हर चीज जोड़ी में है। जैसे हाथ दो है, आंख दो है, कान दो है ना, नाक के अंदर भी छेद दो है। तो उसी तरीके से जो ये गुणसूत्र है वो भी किस में प्रेजेंट है, जोड़े में प्रेजेंट है। अब जोड़े में प्रेजेंट है तो टोटल गुणसूत्र होते कितने हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। संख्या में कितने हुए, 46। ठीक है, जोड़ी में तो कितने, 23, लेकिन संख्या में कितने, 46। अब बात करते हैं कि पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों में जो ये गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं ना, 44 और 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर महिला में बात करें, ठीक है, महिला में बात करें तो ये 44 गुणसूत्र तो सेम होते हैं और 2 अलग गुणसूत्र होते हैं एक्स। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 44 गुणसूत्र हैं ये समान होते हैं महिला में भी और पुरुष में। तो फिर इनका कार्य क्या होता है, जैसे मान लो किसी महिला की किडनी खराब हो गई, तो पुरुष उसको ट्रांसफर कर सकता है ना, हम पुरुष की किडनी महिला में लगा सकते हैं। किस वजह से, क्योंकि ये 44 गुणसूत्र तो दोनों में समान होते हैं, इस वजह से ये काम हो सकता है। लेकिन 2 गुणसूत्र जो है वो अलग होते हैं, पुरुषों में अलग होते हैं और महिलाओं में अलग होते हैं। पुरुषों में ये एक्स वाई और महिलाओं में ये एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। और ये तो सभी को अच्छे से जानकारी है कि इन्हीं की वजह से, इन लिंग गुणसूत्रों की वजह से ही हम बता पाते हैं कि लड़की है कि लड़का है ना, या लड़की, जैसे डॉक्टर भी बता सकते हैं कि लड़की होगी या लड़का होगा, है ना। तो भ्रूण की हम है ना कैसे पहचान कर पाते हैं, वो कर पाते हैं इन लिंग गुणसूत्रों की वजह से। जो ये 44 समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं इनको तो कहते हैं ऑटोसोम, और जो ये 2 अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं इनको कहते हैं हेटेरोसोम। ठीक है, तो ये छोटी सी हमने गुणसूत्र के बारे में भी जानकारी ले ली है, और बाकी इसके बारे में हम डिटेल में, जब मैं डीएनए और आरएनए के ऊपर एक अपनी वीडियो लेके आऊंगी तब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज हमारा कोशिका का चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसको कंप्लीट करने से पहले हम 2 मिनट के लिए जो हमने पूरा पढ़ा है उसका मैं छोटा सा एक रिवीजन बता देती हूँ। बात करें हम कोशिका के अंगों की, है ना, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, हमने आज हमारा कोशिका चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और अब उसके बाद में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में जो हमारे कोशिका के अंग हैं उनके लिए हम छोटा सा एक रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम देखेंगे कि जो कोशिका का अंग था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन केंद्र कहलाता है। श्वसन केंद्र क्यों कहलाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, और उस क्रेब्स चक्र के चलने के कारण एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण होता है, और वही ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। तो उस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन केंद्र और ये ऊर्जा का
निर्माण करता है। नेक्स्ट, गोल्जी काय को परिवहन तंत्र कहते हैं या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा का निर्माण कर दिया, राइबोसोम ने प्रोटीन का निर्माण कर दिया, है ना। तो अब कोशिका की जिन अंगों को इनकी जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की, प्रोटीन की, तो इन सबको उन अंगों तक पहुंचाएगा कौन? उनको पहुंचाने वाला है गोल्जी काय। इस कारण से उसको क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। फिर हमने बात करी राइबोसोम की, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर बात करें हम ईआर मतलब अंत्य प्रतिविचालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उपस्थिति के कारण कोशिका अंदर से जो है एक फिक्स्ड शेप बनाती है और उसको मजबूत रखती है। इस कारण से ईआर को क्या कहा गया? कोशिका का कंकाल तंत्र कहा गया। ठीक है। फिर बात करते हैं रसदानी की। तो रसदानी क्या कार्य कर रही थी? जल का अवशोषण कर रही थी, अपने अंदर कुछ अनुपयोगी पदार्थ रख रही थी, है ना, पोषक पदार्थों को संचित करके रख रही थी, जल का अवशोषण कर रही थी। तो जल का संचय करने वाली कौन? रसदानी, यानी जिसको कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि अमीबा के अंदर संकुचनशील, है ना, गति किस कारण से होती है? तो वो रसदानी के कारण से होती है। नेक्स्ट बात करें हम लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम तो कोशिका का ऐसा अंग है जो उसका सुसाइडल बैग कहलाता है, आत्मघाती थैलिया कहलाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी। लाइसोसोम क्या करता है? इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं। तो कोशिका के जब कोई कोशिकांग जो है वो मृत हो जाते हैं और लाइसोसोम को जैसे ही पता चलता है कि कोशिका के अंदर ये मृत अंग हो गए हैं, तो उनको नष्ट करना, वहां से हटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो उसके आधार पर इसको सबसे पहले तो सफाई कर्मी कहते हैं। अब उनको हटाता कैसे हैं कि इसकी खुद की स्वयं की झिल्ली फट जाती है और वो जल अपघटनीय एंजाइम जो इसके द्रव में प्रेजेंट होते हैं वो कोशिका के द्रव्य में मिल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? मृत अंगों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि लाइसोसोम इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इतना ज्यादा सक्रिय हो जाता है कि ये स्वयं भी मृत हो जाता है। अब जब ये स्वयं मृत हो गया, कोशिका के अंदर जो सफाई का काम कर रहा था वो खुद ही मृत हो गया, तो अब कोशिका की सफाई कौन करेगा? तो कोशिका के जब भी कोई अंग नष्ट होंगे तो अब सफाई कर्मी भी नहीं है, तो उस समय वो कोशिका भी क्या होती है? मृत हो जाती है। अब आपको एक और अच्छे से उदाहरण से समझना है। अब कोशिका तो मृत हो गई, अब उस कोशिका को वहां से हटाया कैसे जाए? तो उस कोशिका के आसपास वाली जो कोशिकाएं होती है उनके लाइसोसोम जो है ना वो बाहर आके देखते हैं कि ये कोशिका नष्ट हो गई है ना। फिर वो ट्राई करते हैं कि हम जिस कोशिका के अंदर है अगर अभी उसको हमारी जरूरत नहीं है तो ये जो मृत कोशिका है इसको हटाया जाए। तो इसके आसपास वाली जो कोशिका होती है ना उसके लाइसोसोम बाहर आते हैं और उस कोशिका को हटाने का कार्य करता है। अब एक छोटी सी चीज, जब कभी हमारे चोट लग जाती है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे नीला निशान बन जाता है ना, नील जम जाती जिसे हम बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद में वो नीला निशान हट क्यों जाता है? तो सबसे पहली चीज तो वो नील जमती क्यों है? जब कोई चोट लगती है तो वही चीज की कोशिका का कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है और वो नष्ट होता है और उसको हटाने के लिए लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम अपनी झिल्ली को फाड़ता है और जल अपघटनीय एंजाइम्स निकालता है और साथ ही साथ वो स्वयं भी मृत हो जाता है। तो उसकी वजह से वो कोशिका जो नष्ट हुई भी होती है ना, जो मृत कोशिका होती है, उसकी वजह से वो हमारे नीला निशान बनता है। बट कुछ समय बाद वो नीला निशान ठीक हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आसपास वाली कोशिका जो होती है उसका लाइसोसोम, उनके लाइसोसोम आते हैं और उस मृत कोशिका को वहां से हटाते हैं तो वो नील हट जाती है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो लाइसोसोम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, ध्यान रखिएगा। हो सकता है बचपन में आपको भी मार तो पड़ी होगी, कभी मम्मी ने चाटा लगाया होगा तो भी आपके निशान बने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसके जो तर्क तंतु होते हैं वो कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड कर देते हैं और आगे जब हम कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मैं इसका रोल आपको डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक जो है वो तो ओवरऑल कोशिका का नियंत्रण करता है क्योंकि सारे अंगों का नियंत्रण किसके पास है? केंद्रक के पास। तो इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोल सकते हो आप। केंद्रक जो है वो कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है, कोशिका का कंट्रोलर है क्योंकि सारे अंग जो है ना उन सारों अंगों को ऑर्डर कौन देगा? ये केंद्रक ऑर्डर देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आप ऊर्जा का निर्माण करो, गोल्जी काय आप परिवहन का कार्य करो, राइबोसोम को बोलेगा आप प्रोटीन का निर्माण करो। तो सभी अंगों को ऑर्डर देने वाला कौन होता है? केंद्रक, कंकाल तंत्र। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है कोशिका वाला चैप्टर जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मैं फिर से आपको यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें ताकि आपके साथ में उनकी भी हेल्प हो और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपको इसी तरीके से सारे चैप्टर बहुत अच्छे से और सरल तरीके से पढ़ाऊँ। ठीक है, और आगे आपको तैयार रहना है। हमारे केंद्र की तरफ से जो सीटेड होने वाला है वो भी विज्ञप्ति आपको जल्दी देखने को मिलेगी और वहां पर भी साइंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है।
तो प्लीज़ अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है और आप उसको मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपको वो चैप्टर बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊँगी।